नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के यूट्यूब चैनल पर। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आमेर के कछावा वंश के शासक महाराजा राम सिंह के बारे में और उनके पश्चात में महाराजा माधो सिंह और उनके पश्चात में महाराजा मानसिंह द्वितीय के बारे में। अगर साथियों आपने हमारी पहले की क्लासें नहीं देखी है तो मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें अवश्य वहां से देख सकते हैं। और देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने इस क्लास को पैटर्न किया है, इस क्लास को तैयार किया है आप सभी के लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों क्लास है और आपको हर एग्जाम के अंतर्गत आपकी हेल्प करने वाली होगी। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा अपने साथ में और अपने सभी प्रियजनों को, अपने प्यारे मित्रों को भी इस क्लास को शेयर किया कीजिए ताकि वे लोग भी आपके साथ में जुड़ सके और बेहतरीन जानकारियाँ हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो देखिए हमारे आज के पहले शासक हो गए महाराजा राम सिंह। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है उनके टाइम पीरियड के बारे में कि भाई उनका टाइम पीरियड कौन सा होता है। तो देखिए मैंने लिखा है 1833 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी के मध्य का इनका टाइम पीरियड होता है। देखिए साथियों बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है इनका और इनके काल में कुछ ऐसी घटनाएं भी होगी जो कि इन्हें बहुत ही इंपोर्टेंट बनाती है। और देखिए आपको मैं बताऊंगा कि भाई ये एक नाबालिग शासक हुआ करते थे, क्योंकि नाबालिग होने का मतलब होता है साथियों कि भाई 18 वर्ष से इनकी कम आयु थी और यह एक तरीके से जो अपने सोचने समझने की दृष्टि से परिपक्व नहीं थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने इस चीज़ का फायदा उठाया और अंग्रेजों ने इनके राज्य में घुसकर इनके काल में यानी कि कुछ शुरुआती समय के अंतर्गत अपना सहयोग से शासन करने की योजना बनाई। तो साथियों अंग्रेज आते हैं और वह इनके शासन में अपना हस्तक्षेप करते हैं और इस प्रकार से इनका शुरुआती जो एक तरीके से कालक्रम होता है वो चलता है। और उसके पश्चात में साथियों जब जब ये बड़े होते हैं, जब इनको सोचने समझने की शक्ति आती है तो यह पश्चात में अपने आप में शासन की बागडोर ले लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके काल के बारे में। तो देखिए मैंने बताया है कि भाई इनका टाइम पीरियड कौन सा होता है। तो इनका टाइम पीरियड होता है 1833 से लेकर 80 ईस्वी के मध्य का। आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने लिखा है कि भाई ये अंग्रेजों के समर्थक थे और पक्षकर थे। अंग्रेजों का इन्हें समर्थन प्राप्त था और उनका समर्थन यह भी किया करते थे और अंग्रेजों का पक्ष सदैव लिया करते थे। तो अंग्रेज भी इनका पक्ष सदैव लिया करते थे। आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने लिखा है कि भाई 1857 की क्रांति में, देखिए यहाँ पर लिखा है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे उपहार में कोटपुतली का परगाना तथा सितार-ए-हिंद की उपाधि इन्हें प्राप्त होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई ये अंग्रेजों की तो पक्षकर थे और उनका समर्थन भी इन्हें प्राप्त था। तो साथियों दोनों ओर से बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन बना हुआ था, सामंजस्य बना हुआ था। और इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने 1857 की क्रांति में, जब साथियों क्रांति होती है तो उस क्रांति के अंतर्गत अंग्रेजों का समर्थन किया था, अंग्रेजों की ओर से अपनी सेना को लड़वाया भी था। तो इसी चीज़ को देखते हुए अंग्रेजों ने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें एक तो कोटपुतली का परगाना, जो साथियों कोटपुतली कहाँ पर है तो ये जयपुर में स्थित एक शहर है कोटपुतली शहर। तो तत्काल में यह परगाना हुआ करता था, तो इसका कोटपुतली का परगाना और एक इन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी। तो उपाधि कौन सी है? सितार-ए-हिंद। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें इन्हें प्राप्त होती हैं, एक तो कोटपुतली का परगाना है और दूसरी चीज़ है सितार-ए-हिंद की उपाधि इन्हें प्राप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। पूरी डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ बने रहिए और आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अगली लाइन के अंतर्गत यानी कि अगले पॉइंट के तहत कि मैं राम सिंह के नाबालिग होने के कारण 1843 ईस्वी तक प्रशासन जॉन लुडलो द्वारा चलाया गया तथा सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध पर इन्होंने रोक लगाई थी। तो देखिए साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई 1843 ईस्वी की बात हो रही है, यानी कि इनके शासनकाल से लेकर 33 में जब इनके शासन की स्थापना हुई थी तो 33 से लेकर 43 के मध्य के अंतर्गत इनके प्रशासन में हस्तक्षेप कौन करता था। तो मैंने आपको पहले बताया था और अब फिर से बताता हूँ कि भाई इनके प्रशासन के अंतर्गत अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे। और साथियों अंग्रेज की बात करते हैं तो उनमें एक तरीके से व्यक्तिगत रूप से कौन सा व्यक्ति था, तो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति था जॉन लुडलो, जो कि साथियों एक अंग्रेज अधिकारी है और यह इनके प्रशासन में हस्तक्षेप करता था और यह प्रशासन को चला रहा था इनके सहयोग से। तो आगे समझ सकते हैं कि भाई जॉन लुडलो ने प्रशासन में हस्तक्षेप किया था और प्रशासन को चलाया था। और उसके पश्चात में देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई लुडलो ने अपने काल में, जब ये अपने महाराजा राम सिंह के साथ में जो सहयोग से शासन कार्य संपन्न कर रहा था, तो उसी काल के अंतर्गत इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा और दहेज प्रथा, कन्यावध जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई या फिर इन सभी चीज़ों का विरोध इन्होंने किया था। तो देख सकते हैं कि भाई इनके काल में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं या फिर ऐसे कुछ बदलाव होते हैं जो कि समाज में होने भी चाहिए थे। तो इस प्रकार से समाज सुधार की दृष्टि में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य किया था और एक तरीके से आपसी सामंजस्य के माध्यम से संचालन किया अपने राज्य का। और उसके पश्चात में राज्य में जो गलत प्रथाएं थी उनका समाप्ति के लिए कदम भी उठाए थे।
आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है भाई राम सिंह के द्वारा साथियों, अब बात करेंगे हम राम सिंह के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए थे उनके बारे में कि भाई राम सिंह ने कौन कौन से ऐसे निर्माण कार्य करवाए थे जो कि अन्य शासकों से अलग होते हैं, और साथियों कौन कौन से ऐसे निर्माण कार्य होते हैं जो कि अन्य शासकों के समान होते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिखा है राम सिंह ने जयपुर में मदरसा हुनरी, आप इसे नोट कीजिएगा, जयपुर में मदरसा हुनरी। अब देखिए मदरसा हुनरी है क्या चीज़, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए यह साथियों क्या है कि मदरसा हुनरी मैंने यहाँ पर लिखा है अपने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, यह एक आर्ट और कला की एक स्कूल हुआ करती थी जिसका तत्काल में नाम क्या था, मदरसा हुनरी। तो देखिए मदरसा हुनरी का पश्चात में नाम बदलकर होता है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। तो साथियों आपको यह नाम वर्तमान में देखने को मिलेगा, परंतु तत्काल के अंतर्गत यह नाम था मदरसा ए हुनरी का, ठीक है। और आगे बात करते हैं, एक तो देखिए पहली चीज आई है मदरसा हुनरी, दूसरी आई है महाराजा कॉलेज, और तीसरा है संस्कृत कॉलेज स्थापित किए थे। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई महाराजा राम सिंह ने एक तरीके से आर्ट और कल्चर की दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ही अपने साम्राज्य को मजबूत किया था, और अपने साम्राज्य के अंतर्गत यानी कि अपने राज्य के अंतर्गत ऐसे ऐसे जो संस्थाओं की स्थापना करी थी जो कि शिक्षा और आर्ट एंड कल्चर या फिर कला और साहित्य की दृष्टि से बहुत ही मजबूत होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इन्होंने मदरसा हुनरी जिसका वर्तमान में नाम क्या है, तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो इसका वर्तमान में नाम है, और इसके अलावा आपको पता साथियों महाराजा कॉलेज है जो कि महारानी कॉलेज के नाम से अभी वर्तमान में चल रहा है। आगे बात करते हैं तो देखिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी थी। अब देखिए हमने अभी जाना है भाई इनके द्वारा कौन कौन सी चीजें स्थापित करी गई थी। अब देखिए बात करेंगे इनके द्वारा यानी कि इनके काल में इनके सहयोगियों के द्वारा कौन कौन से संस्थाओं की स्थापना करी गई थी। तो साथियों उन संस्थाओं में उन सहयोगियों के अंतर्गत एक पहले व्यक्ति आते हैं क्रांति चंद्र मुखर्जी। तो आप नोट कीजिएगा इन्हीं के काल में क्रांति चंद्र मुखर्जी द्वारा 1866 ईस्वी के अंतर्गत 1866 ईस्वी में राजस्थान का पहला कन्या विद्यालय खोला गया था। अगर आप समझ सकते हैं कि भाई राजस्थान का पहला कन्या विद्यालय का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि भाई राजस्थान अपने राज्य के अंतर्गत जो तत्काल में रियासतें थी उन रियासतों के अंतर्गत यह पहला अपने कन्या विद्यालय था। तो यह कहाँ पर खोला गया था, तो यह खोला गया था जयपुर में। और किसके द्वारा खोला गया था या फिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मैंने आपको बताया है कि भाई यह सवाई राम सिंह या फिर महाराजा राम सिंह के सहयोगी क्रांति चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो मैंने आपको टाइम पीरियड भी बताया गया है भाई 1866 ईस्वी में यह स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि भाई इनके काल के अंतर्गत जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, अंग्रेज जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वायसराय होते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं। तो देखिए उन आने वाले लोगों की श्रेणी में कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं कि भाई 1870 में लॉर्ड मेयो यहाँ पर जयपुर में आए थे। आगे बात करेंगे 75 के अंतर्गत कौन आया था, तो साथियों 75 में आए थे लॉर्ड नाथब्रुक। साथियों देखिए लॉर्ड नाथब्रुक आए थे 75 में, और 70 में हमने बताया था आपको लॉर्ड मेयो आए थे। और अब 70, 75 और 76 की बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया नहीं है 76 के बारे में, अब बात करते हैं 76 के बारे में। तो 1876 में आते हैं प्रिंस अल्बर्ट, ठीक है साथियों, प्रिंस अल्बर्ट आते हैं। और उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में साथियों देखिए एक चीज़ और भी देखने को हमारे को मिलेगी कि भाई जब प्रिंस अल्बर्ट 1876 ईस्वी में हमारे जयपुर में आते हैं, तो उसके पश्चात में 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा की स्मृति में अल्बर्ट हॉल का निर्माण कार्य वास्तुकार स्टीवन जैकब के नेतृत्व में या फिर के द्वारा करवाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई महाराजा राम सिंह ने जब हमारे 1876 की बात हुई है, तो जब अल्बर्ट यहाँ पर आए थे यानी कि जयपुर में, तो उनकी यात्रा की स्मृति के अंतर्गत एक जो भवन का निर्माण करवाया था साथियों, वो कौन सा भवन है, तो अल्बर्ट हॉल वह भवन है। तो उस अल्बर्ट भवन का इन्होंने निर्माण करवाया था, और किसके नेतृत्व में करवाया था, या फिर इस अल्बर्ट भवन का वास्तुकार कौन है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई अल्बर्ट भवन का वास्तुकार कौन है, तो आप देख सकते हैं कि भाई अल्बर्ट भवन का निर्माण वास्तुकार स्टीवन जैकब के द्वारा इन्होंने करवाया था। इस प्रकार से साथियों हमने अभी जाना है कि भाई इसके बारे में बेसिक परिचय। अब आगे बात करते हैं साथियों इन्हीं के काल से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियों के बारे में, जो कि हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, और साथियों हमारे को एक अवेयर पर्सन होने के नाते यह चीज़ें जानकारी भी रखनी चाहिए। आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया है प्रिंस एडवर्ड 7 के स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से इन्होंने रंगवाया था, तथा ब्लू पोर्ट्री का संरक्षण भी प्रदान किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रिंस एडवर्ड 7 जब हमारे जयपुर में पधारे थे, तो इन्होंने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। और साथ ही इन्होंने गुलाबी रंग से रंगवाने के अलावा साथियों बात हो रही है, तो इन्होंने अपने काल के अंतर्गत ब्लू पोर्ट्री जो कि साथियों एक हस्तशिल्प कला है, तो उसे संरक्षण भी प्रदान किया था।
आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने बताया है 1869 में राम सिंह द्वितीय को वायसराय की विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया था। तो देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानकारी मिलेगी कि भाई इन्हें 1869 ईस्वी के अंतर्गत वायसराय की जो विधान परिषद थी इसका सदस्य भी बनाया गया था। तो अभी हमने इस प्रकार से जाना है सवाई राम सिंह या फिर महाराजा राम सिंह के इतिहास के बारे में। अब आगे बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों हम महाराजा माधो सिंह द्वितीय के इतिहास के बारे में, जो कि उनका इतिहास होता है 1880 से लेकर 1880 से लेकर 1922 ईस्वी के मध्य का। साथियों देखिए यहाँ पर लगभग 42 वर्षों का लंबा शासनकाल होता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन शासनकाल होता है। और साथियों हमारे जो महाराजा माधो सिंह हैं यह स्वदेशी और अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति थे और यह एक बहुत ही वीर थे। और परंतु साथियों आपको देखने को मिलेगा क्योंकि भाई अब यहाँ पर युद्ध होने का काम नहीं बचा है, क्योंकि अब अंग्रेजों का शासनकाल आ चुका है और कुछ ही समय पश्चात के अंतर्गत हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है और आज़ादी मिलने वाली ही है। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ज़्यादा बड़े युद्ध नहीं हुआ करते थे कि भाई दो राज्यों की सेनाएं एक साथ आके भिड़ती है, मरते हैं, कटते हैं और किसी राज्य पर आक्रमण होता है, किसी दुर्ग पर विजय होती है। तो इस प्रकार के युद्ध अब तत्काल में बंद हो चुके थे। यहाँ पर साथियों होते हैं छोटे बड़े युद्ध होते हैं जो कि अंग्रेजों की सेना और किसी राज्य के मध्य में होते थे। तो इस प्रकार छोटे मोटे युद्ध होते हैं, परंतु साथियों वीर तो वीर होता है, उसे वीर को किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने आप ही उसकी वीरता सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार के हमारे वीर पुरुष हुआ करते थे महाराजा माधो सिंह, जो कि अपनी मिट्टी, अपने देश से, अपने वतन से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई इनका जो बेसिक परिचय मैंने आपको बताया था, वीर पुरुष हैं और अपनी मिट्टी, अपने वतन से यह बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है महाराजा माधो सिंह द्वितीय। और टाइम पीरियड मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई टाइम पीरियड होता है 1880 से लेकर 1922 ईस्वी के मध्य का। आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने बताया था कि भाई यह राम सिंह का दत्तक पुत्र है। कौन है? यह जो साथियों हमारे महाराजा राम सिंह हुआ करते थे उनके दत्तक पुत्र यह हैं। और आगे बात करते हैं तो देखिए इनके जिस प्रकार से मैंने बताया कि भाई वीर थे, अपनी मिट्टी से प्रेम करते थे, तो उसी प्रकार से इन्हें बब्बर शेर के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करी या फिर प्रसिद्ध हुए। आगे बात करते हैं तो देखिए लिखा है सिटी पैलेस में मुबारक महल तथा नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का इन्होंने निर्माण करवाया था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई सिटी पैलेस में तो मुबारक महल की बात हो रही है। देखिए साथियों सिटी पैलेस क्या है? तो सिटी पैलेस, चंद्रमहल, सिटी पैलेस दोनों एक ही चीज़ें हैं। जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई महाराजा ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं और उसी के अंतर्गत उनकी छतरी भी बनी हुई है। तो साथियों वही स्थान है जिसके पश्चात में यानी कि ईश्वरी सिंह के पश्चात में उनके उत्तराधिकारियों में से महाराजा माधो सिंह ने उसी महल के अंतर्गत मुबारक महल का निर्माण करवाया था। और आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने बताया था कि भाई नाहरगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है? तो साथियों ये जयपुर में स्थित है और इसी की तलहटी के अंतर्गत गेटों की छतरियां भी स्थापित हैं। तो साथियों उसी महल के अंतर्गत या फिर उसी दुर्ग के अंतर्गत इन्होंने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का इन्होंने निर्माण करवाया था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित हैं? तो आपको आंसर करना होगा यह महल नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित हैं और इनका निर्माण महाराजा माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। और साथियों देखिए पासवानों का मतलब होता है इनकी रानियां। पासवानों का मतलब होता है जो दास होते साथियों, उनकी जो बेटियां होती हैं उन्हें शासक अपनी रानियां बना लिया करते थे कभी कभी अपने भोग विलास के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी विशेष जो दास होता है उसकी पुत्री जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और कुछ विशेष गुणों के साथ में वह रहती है, तो उन्हें जो शासक होता था वह अपनी रानी का दर्जा प्रदान करता था अपने भोग विलास के लिए। तो इसी प्रकार से इनकी जो 9 रानियां थी, जो 9 पासवान रानियां हो रही, देखिए यहाँ पर 9 पासवान रानियां हैं, रानी नहीं है, रानियां अलग थी इनकी, परंतु यहाँ पर 9 पासवान रानियां हैं। उनके रहने के लिए इन्होंने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। और कहाँ पर करवाया? तो यह नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारियाँ जो मैंने अभी तक की क्लास में उपलब्ध करवाई है वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। आपने इस क्लास को पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अब बात कर रहे हैं हम राजस्थान की रियासतों में सर्वप्रथम 1904 में डाक टिकट जारी किया तथा पत्र व्यवहार या फिर पत्राचार का आरंभ इन्होंने किया था। आप समझ सकते हैं कि भाई राजस्थान की रियासतों में सर्वप्रथम, आप देखिए वर्तमान में जो राजस्थान है यह माना कि भाई हमारा यह राजस्थान है जो चतुष्कोणीय राजस्थान है, तो इसके अंतर्गत माना जितनी भी रियासतें थी छोटी बड़ी लेकर A to Z, तो उन सभी रियासतों का एकीकरण माफ कीजिएगा उन सभी रियासतों के अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने डाक टिकट जारी किया था। और सर्वप्रथम कब किया था? तो 1904 ईस्वी में इन्होंने डाक टिकट जारी करते हुए राजस्थान की रियासतों के अंतर्गत सबसे पहले जो डाक टिकट जारी किया तथा पत्राचार यानी कि पत्र व्यवहार करने की शुरुआत इन्होंने करी थी।
तो आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और शेर ए बब्बर के नाम से जाने जाते हैं। सिटी पैलेस में इन्होंने मुबारक महल तथा नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महल जो कि एक जैसे होते हैं उनका निर्माण इन्होंने करवाया था। और 1904 में डाक टिकट भी जारी किया और पत्राचार जो पत्र व्यवहार होता है उसकी शुरुआत करी थी। आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने बताया है कि भाई 1902 में साथियों ये बातचीत इन्हीं के बारे में हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 1902 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड 7 के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए यह 2 चांदी के पात्र लेकर लंदन पहुंचते हैं। और उन पात्रों के अंतर्गत क्या होता है, तो उन पात्रों में होता है अपना जो गंगा जल होता है साथियों, उसे ये लेकर साथ में जाते हैं। तो देखिए जब ये लंदन गए थे कब की बात हो रही है, तो यह बात हो रही है 1902 ईस्वी के मध्य की। 1902 में साथियों आपको ध्यान है कि भाई जो ब्रिटिश सम्राट नए सम्राट बनते हैं उनका नाम है सम्राट एडवर्ड 7। ठीक है, एडवर्ड 7 का जब राज्याभिषेक होता है ब्रिटेन में या फिर लंदन में तो यह वहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। परंतु आप देखेंगे कि भाई जब ये वहाँ पर जाते हैं तो इनके साथ में 2 चांदी के पात्र होते हैं, बड़े बड़े घड़े होते हैं और उसके अंतर्गत ये गंगाजल भरकर लेकर जाते हैं। वहाँ पर साथियों ये गंगाजल से जब भी मतलब यानी कि इनकी सोच थी कि मैं विदेशी मिट्टी पर जाऊँ तो भी मेरे साथ के अंतर्गत मेरे देश का पानी रहे, मेरे साथ मेरे देश की मिट्टी रहे। तो इस प्रकार की इनकी सोच हुआ कीजिएगा इनकी सोच हुआ करती थी। तो इस प्रकार से ये वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने देश का पानी जो कि गंगाजल होता है बहुत ही पवित्र है उसको साथ में लेकर जाते हैं। साथियों इनकी सोच के कारण इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक भी हुआ था। परंतु आपको देखने को मिलेगा कि भाई जहाँ मजाक होता है वहीं पर किसी मतलब मान लीजिए कि भाई किसी व्यक्ति का उपहास हो रहा है तो उसमें कुछ विशेष बात है, इसीलिए आज उसका उपहास हो रहा है। परंतु आपको ध्यान होगा कि भाई वो आने वाले समय के अंतर्गत वही व्यक्ति इतिहास भी रचता है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर इनका उपहास हुआ था। परंतु जो समझने वाले व्यक्ति थे, जो समझदार थे, जो जानते थे कि भाई देश प्रेम क्या होता है, अपनी माता से प्रेम क्या होता है, अपना स्वदेशी प्रेम क्या होता है, तो वह सभी जानते थे कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई ये एक देश से दूसरे देश पहुंच चुके हैं और वहां पर भी अपने देश की मिट्टी, अपने देश का पानी, अपने देश की जो यादें होती हैं या फिर अपने देश पर गर्व करने की नीति का पालन यह व्यक्ति कर रहा है। तो साथियों ऐसे वीर पुरुषों को हमारा सम्मान है। और आगे बढ़ते हैं, इनके द्वारा जो बेहतरीन साथियों कार्य होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वह कौन सा किया गया था। तो इन्होंने अब एक शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था। और साथियों वो जो कार्य होता है तो देखिए वो होता है कि जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, पंडित मदन मोहन मालवीय अपने जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह के शासकों के पास में ये घूम रहे थे और अपना सहयोग मांग रहे थे, यानी कि उन सभी का सहयोग यह मांग रहे थे। तो उस सहयोग के अंतर्गत साथियों इन्होंने महाराजा माधो सिंह ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करी थी। तो इस प्रकार से बड़ी भारी रकम राशि देने के साथ में इन्हें उसका भी सम्मान प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई महाराजा माधो सिंह ने किस तरीके के कार्य किए थे और किस तरीके से इन्होंने अपने देश का, अपने जो मातृभूमि की रक्षा करी और अपने समाज का नाम रोशन करने का कार्य किया था। अब साथियों हम बात करेंगे इनके पश्चात में महाराजा मानसिंह द्वितीय के बारे में, जो कि इनके पश्चात में शासक बनते हैं। और देखिए साथियों महाराजा मानसिंह द्वितीय एक अंतिम शासक के तौर पर हमारे को देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि भाई इन्हीं के काल के अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण होता है, यानी कि राजस्थान का एकीकरण होता है। और साथियों इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण के पश्चात में हमें देखने को मिलेगा कि भाई हिंदुस्तान में या फिर राजस्थान में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। साथियों लोकतंत्र के चुनाव हो जाएंगे तो शासकों का कोई कार्य बचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारे को देखने को मिलेगा कि भाई कछवा राजवंश का समापन इनके काल में हो जाता है। आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई 1922 में इनके शासन की स्थापना होती है, जो कि 1970 तक चलती है। परंतु साथियों आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 54 के मध्य में ही 54-52 के मध्य में ही हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं और उसके अंतर्गत इनकी सत्ता चली जाती है। साथियों सत्ता का मतलब होता है कि भाई लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है तो फिर शासक का कोई काम बचा ही नहीं है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व अब राजतंत्र से हटकर लोकतंत्र के अधीन आ चुका है, यानी कि राजा का शासन ना रहकर अब जनता का शासन स्थापित हो चुका है। तो इस प्रकार से 52 के लगभग इनके एक तरीके से मुख्य रूप से इनके शासन की जो समाप्ति हो जाती है। परंतु साथियों इनके जीवन काल 70 तक ये शासक बने रहते हैं। तो वो जानकारियां मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथियों देखिए मैंने बताया था कि भाई 1952 में इसकी स्थापना होती है, यानी कि इनके शासन की स्थापना होती है, जो कि लगभग एक विशेष तौर पर देखने को मिलता है कि भाई 52 तक चलता है। परंतु साथियों इनकी मृत्यु 70 में होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1970। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखिए यह एक प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि यह भी एक बेहतरीन व्यक्ति हैं और यह बहुत ही ज़्यादा एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे पोलो खेल के। ठीक है, तो पोलो खेल के ये खिलाड़ी थे और इनकी रानी थी साथियों रानी गायत्री देवी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है गायत्री देवी के बारे में भी इनका परिचय है कि भाई गायत्री देवी इनकी रानी थी, जो कि राजस्थान राज्य की पहली महिला लोकसभा सदस्य हुआ करती थी।
तो आप समझ सकते हैं कि भाई गायत्री देवी को एक बहुत ही बड़ा गौरवशाली पद प्राप्त था, या फिर उनके नाम पर एक तगमा था कि वह राजस्थान राज्य की पहली जो एक तरीके से लोकसभा सदस्य है जो कि हुआ करती थी। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई इनकी पत्नी के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है, रानी गायत्री देवी के बारे में। आगे बात करते हैं तो देखिए एकीकरण के समय शासक रहे थे। और साथियों आगे बात करते हैं अंतिम जानकारी जो कि 1972 से हमारे लिए बनती है कि भाई 1972 में लंदन में पोलो खेलते समय यह घोड़े से गिर गए थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों आगे जानकारी एक और बनती है। देखिए मैंने इनकी मृत्यु से पहले एक जानकारी और भी होती है जो कि इनके प्रधानमंत्री के बारे में है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल खां। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा मिर्जा इस्माइल खां। तो मैं लिखता हूं यहां पर PM। इनके प्रधानमंत्री का नाम है PM, यानी माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री का नाम है, ये तो प्रधानमंत्री का नाम है मिर्जा इस्माइल खां। ठीक है, मिर्जा इस्माइल खां को साथियों राजस्थान के, या फिर आपकी माफ कीजिएगा राजस्थान नहीं, हमारे आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता था। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है, तो मिर्जा इस्माइल खां जो कि महाराजा मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो आप लिख सकते हैं कि भाई आधुनिक जयपुर का निर्माता इसे कहा जाता था। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ कि भाई आधुनिक हमारे जयपुर का निर्माता। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप कवर कर लीजिएगा ढंग से, क्योंकि यहाँ पर जगह की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से साथियों हमने आज के इस इतिहास के अंतर्गत, इतिहास की क्लास के अंतर्गत हमने डिस्कस किया है आमेर के कछावा वंश के अंतिम शासकों के बारे में। और देखिए मैंने आपको साथियों शुरुआत से लेकर, यानी कि इस वंश की स्थापना जो कि तेजकरण के द्वारा करी गई थी, तेजकरण या फिर दुहला राय के द्वारा करी गई थी साथियों, वहां से लेकर पूरे डिटेल में, पूरे विस्तृत तौर पर अध्ययन की कोशिश करी है, शुरुआत करी है। तो प्लीज आप बने रहिए और अपने बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। और अगर मेरे प्यारे मित्रों आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें अवश्य वहां से देख सकते हैं। क्योंकि साथियों आपको एक क्लास देखने से कोई मतलब नहीं होगा, आप उसके आगे की और पीछे की सारी क्लासें देखेंगे तो आपको एक पूरा वंश समझ में आएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए क्लास में, क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है हमारा तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में उसके बारे में अपनी राय जरूर दिया कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो और मैं आशा करता हूँ आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होंगे। धन्यवाद साथियों।